नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिंह हाजिर हूँ आज फिर से एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। तो मेरे साथ जो ये शख्स बैठे हैं, पहले इनका परिचय जानते हैं, इनका एड्रेस जानते हैं, वीडियो उसकी शुरुआत करते हैं। तो सर, आपका परिचय दीजिए और आपके फार्म का जो परिचय है वो भी दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बलवान सिंह यादव है। गांव मेरा सुंदर है, तहसील मेरी कनीना और डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर मेरा अपना फार्म है। बैकग्राउंड ये है कि पहले मैंने एयरफोर्स के अंदर सर्विस किया, वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद भारत पेट्रोलियम के साथ मैंने काम किया और 2021-22 से मैंने ऑर्गेनिक खेती करने का प्लान किया और अभी मैं 7 एकड़ के अंदर ऑर्गेनिक खेती जो कि बागवानी की मैं खेती अभी कर रहा हूँ। तो सर, ये जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि चारों तरफ आपने जो बाउंड्री है ये करवा रखी है, तो इसमें जो जाली लगवा रखी है, उसके बावजूद ये तो चलो नॉर्मल बात होगी। मैं देख पा रहा हूँ कि आपने मेड़ है वो बहुत ऊंची ऊंची कर रखी है, तो ऐसा आपने क्यों कर रखा है? दोस्तों इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में सबसे पहले प्रायोरिटी ये थी कि बाहर के जो एनिमल्स हैं, जैसे अपने नीलगाय हैं, रोज़ हैं, तो बाहर का पशु अंदर ना आए, तो फेंसिंग करना तो एक जाहिर था कि पहले फेंसिंग की जाए ताकि पौधों को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है सर। फेंसिंग इस वजह से किया। और जहाँ तक मेड वाली बात है, नॉर्मली होता है क्या कि जब ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो पहले काफ़ी सालों से यूरिया डीएपी सभी खेतों के अंदर डाला जा रहा है। और अगर ऑर्गेनिक करना है तो पहला मैंने क्या है कि 2020-21 से केमिकल डालना, यूरिया डीएपी और फर्टिलाइजर सभी डालने बंद किए। पहला काम तो मैंने ये किया और उसके बाद मैंने ये मेड इस पर्पज़ के लिए बनाई कि कभी जैसे ज़्यादा बारिश आ जाती है तो दूसरे खेत का पानी खेत के अंदर ना आए और अपना पानी बाहर ना जाए, क्योंकि अगर कोई चीज़ आप डेवलप कर रहे हैं तो वो चीज़ उस एरिया में रहना ज़रूरी है। इसलिए ये 4-4 फीट हाइट की और 4 फीट चौड़ी मेरे खेत के चारों तरफ बाउंड्री के अंदर ये बनी हुई है। तो इसका मेन पर्पज़ बाहर का पानी अंदर ना आए, तो वही है। तो सर, जब आपने ये 2021 आप बता रहे हो खेती आपने शुरू करी थी, तो उस टाइम पे जो आपने नॉर्मल जो बाजरा गेहूं जो अपनी फसल होती है यही आपने उगाना शुरू किया था, या आप शुरुआत से इस बागवानी के ऊपर आ गए थे? नहीं, मैंने जैसे 21-22 के अंदर जो है वो ट्रेडिशनल अपनी फसलें हैं। सबसे पहले क्या कि सारे खेत के अंदर मैंने सरसों लगाया। अच्छा। और सरसों लगाया तो उस साल मैंने डीएपी और यूरिया नहीं डाला, ये टेस्ट करने के लिए कि अगर मैं ट्रेडिशनल फसल लगाता हूँ तो जैसे किसान बताते हैं कि ये डालने के से ही पैदा होती है। तो उसमें मुझे क्या है कि अप्रोक्सीमेटली 16 से 17 मन पर एकड़ के हिसाब से सरसों का उत्पादन हुआ। तो वैसे अगर सर क्वालिटी अच्छी थी। इसके अंदर क्या है कि प्रोडक्शन तो थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि पड़ोस के अंदर जहाँ पर केमिकल डाला था वो 18 मन 20 मन तक भी गई थी। ठीक है। लेकिन क्वालिटी में अच्छा उतरा था। और उसके बाद जो है पहली फसल लेने के बाद फिर मैंने अपने खेत के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन था तो उसके अंदर मैंने अपना तिल है, मूंग है, ये लहसुन लगा के उसका आगे की प्रक्रिया चालू करी। तो सर, आपने बताया कि आपने यूरिया डीएपी का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया इस खेत में। तो जब आपने ये प्रयोग नहीं किया तो इसके लिए कोई और उर्वरक तो आपने यूज किया होगा, वो कौन सा उर्वरक आपने यूज किया फिर? सबसे पहले तो इसमें मेन चीज़ क्या होता है कि जैसे ज़मीन के अंदर आपका ऑर्गेनिक कार्बन, पीएच और ईसी, अगर इन 3 चीज़ों को आप मेंटेन करते हैं तो आपकी फसल ऑटोमेटिक उसमें उठना स्टार्ट हो जाती है। तकरीबन चीज़ें हमारी ज़मीन के अंदर हैं, लेकिन ये जिस चीज़ की कमी है उसके लिए ऑर्गेनिक कार्बन के लिए तो हमारा सबसे बेस्ट है हरा खाद। और हरे खाद के लिए क्या है कि आप 2-3 साल पहले हमारे पूर्वज जो है 10-10 साल के अंदर सारे खेत के अंदर तिल बोते थे। उसका मेन कारण यही था कि भाई ऑर्गेनिक कार्बन बना रहे। तो मैंने 2 साल तक कंटिन्यूस वो लगाया। लगाने के बाद उसको उस पर कल्टीवेटर लगा के और उसको वहीं पर ऑर्गेनिक कार्बन आज अगर आप मेजर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास मेरे खेत का ऑर्गेनिक मतलब आपका जो ये फार्म है, जो 7 एकड़ का फार्म बता रहे हो जी, इसका जब हम कार्बन का अगर वो निकलवाएं, इसकी जांच करवाएं, तो 1 पॉइंट तक आपका आता है ये? मैंने शुरुआत में जब ये ज़मीन मेरे नाम पे हुई तब मैंने पूसा चीज़ में चेक करवाया था, तब ऑर्गेनिक कार्बन 0.19 था। अच्छा। और जो पीएच था वो 8.39 समथिंग था। इसी भी मेरा अप्रोक्सीमेटली ज़मीन का 2 के ऊपर था। ठीक है। आज एक ऑर्गेनिक कार्बन है वो 1 पहुँच चुका है। बहुत अच्छा। और जो पीएच है वो 7 पॉइंट समथिंग है और इसी भी 1 के अप्रोक्सीमेटली आ गया। मतलब ये है कि ज़मीन आपने जब शुरुआत करी थी उस टाइम की ज़मीन में और आज की ज़मीन में दिन रात का फ़र्क हो गया। तो सर, अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आपने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पौधे लगा रखे हैं। ये इस साइड में लगा रहा हूँ कि आपने आम के पौधे लगा रखे हैं, इस साइड में हम दिखाई दे रहा है कि अमरूद के पौधे लगा रखे हैं, कुछ आपने नए प्लांट्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये क्या कुछ आपने कुछ किया हुआ है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताओ। 2022 के अंदर मैंने प्लान किया है कि क्योंकि हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के अंदर सीट्रस का जो प्लांट है वो जहाँ तक बागवानी विभाग है, कृषि विभाग है और जो भी अधिकारी हैं यहाँ के मौसम के हिसाब से यहाँ पर सीट्रस का प्लांट जो है वो सक्सेस है। अच्छा। तो मैंने 2022 के अंदर प्लानिंग किया सीट्रस की। तो अप्रोक्सीमेटली अभी 3 एकड़ मेरे पास सीट्रस है, जिसमें नींबू है, अच्छा, कीनू है और मौसमी है।
तो ये जो पौधे हैं आप बता रहे हो 3 टाइप के जो आपने बताया सिट्रस वाले, ये कितनी हो गई इनकी? जैसे अभी लगाए हैं इनको मतलब काफी समय हो गया? 2 साल हो गए हैं। 2 साल के अंदर जो है, मैंने लास्ट ईयर भी इनके अंदर कुछ फ्रूटिंग आया था, निकाल दिया था। इस साल भी फ्रूटिंग आया है, तो 5-10% उसमें छोड़ा है। क्योंकि पौधे की अभी ग्रोथ के लिए फल लेना जरूरी नहीं है, 3 से 4 साल का पौधा हो जाएगा तब इसमें अप्रोक्सीमेटली फसल लेने में फायदा रहेगा। ठीक है। तो ये जो आम आपने लगा रखे हैं, ये आम आपने कब लगाए थे? हम जो है, मेरे पास अभी 2 एकड़ के अंदर अमरूद है। अमरूद के अंदर मैंने ताइवान पिंक लगा रखा है, और ताइवान पिंक के लास्ट ईयर भी मैंने कुछ प्लांट लगाए थे, 320 प्लांट लगाए थे, जिसमें ताइवान पिंक और हिसार सफेदा था। हिसार सफेदा में मेरे को जो समस्या आई वो निमाटोड की आई। तो उसके अंदर क्या है कि मैक्सिमम करीबन 80 पौधे मेरे पास हिसार सफेदा के थे, और मैं तकरीबन 70 से 72 पौधे लॉस कर चुका हूँ। निमाटोड का कोई ट्रीटमेंट मेरे पास नहीं था। अच्छा। लेकिन मेरे पास ताइवान पिंक के थे। इस प्लांट के अंदर बहुत ही कम चांस है कि इसके अंदर निमाटोड आती है। उसके बाद मैंने कुछ ट्रेनिंग्स ली और कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर स्टार्ट किए। तो अभी मेरे फार्म के ऊपर निमाटोड का आज के दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस साल मैंने करीब 2 एकड़ के अंदर ये प्लांट्स लगाए हैं। 8 बाई 8 पे भी मेरे प्लांट हैं। 1 एकड़ के अंदर 20 लाइनें हैं, प्लांट भी उसमें 20 हैं, और लाइनें भी इसके अंदर 8 बाई 8 के ऊपर करीब अप्रोक्सीमेटली 400 पौधे एक में हैं। और दूसरे वाले एकड़ के अंदर हैं, उसमें 5 बाई 12 हैं, उसमें 460 हैं। तो टोटल अभी फार्म पे 1000 प्लांट जो हैं वो ताइवान पिंक के मेरे पास हैं, और अच्छी ग्रोथ है इनकी। जहाँ तक अमरूद आम की बात करूँ, आम मेरे पास 2 वैरायटी के हैं। लास्ट ईयर मैंने जो 100 प्लांट लगाए थे, वो प्लांट अच्छी ग्रोथ के ऊपर हैं। और 400 प्लांट अभी अमरपालिका आम के, जो कि अच्छी वैरायटी है, एक कमर्शियल वैरायटी है। तो 400 प्लांट अभी मैंने अमरूद की बाउंड्री के ऊपर लिए हैं। अच्छा। हाई डेंसिटी पे हैं, 10 बाई 5 के ऊपर हैं, और अभी प्लांटेशन करी है। अब तक किसी भी प्लांट के अंदर कोई मोर्टेलिटी नहीं है, और अच्छी ग्रोथ है। बहुत अच्छी बात है सर। इसके अलावा आपने किसी और प्रकार के पौधे भी लगा रखे हैं? किसी और फ्रूट के पौधे लगा रखे हो? मेरे पास करीब 1 एकड़ के अंदर मिक्स फ्रूट है, जिसमें मैंने 50 चिक्कू के लगाए हैं, और चिक्कू भी मैंने आंध्रा से मंगाए थे। अच्छा। अच्छी वैरायटी है, और अभी 1 साल उनको हो गया है। अभी भी उनके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है, लेकिन वो मैं निकाल रहा हूँ। क्योंकि मैं पीछे मेरे पास अगर आप देख पाएंगे तो मेरे पास 18 से 20 साल तक के प्लांट्स हैं जो चिक्कू के हैं तो 2 ही प्लांट, लेकिन उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, और वो पूरा एक तरह से पेड़ बना हुआ है। तो इसको देख के मेरे को लगा कि इस ज़मीन के अंदर और इस एनवायरनमेंट में चीकू हो सकता है, तो उसको देखते हुए मैंने 50 प्लांट चीकू को लगाए। बाकी मेरे पास सेब के भी प्लांट हैं, और आंवला के प्लांट हैं। मतलब उसके अंदर 56 भोग वाटिका कर रखी है, और उसके अंदर कुछ पौधों में परेशानी आई है, उसको फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया। उसका रिप्लेसमेंट जो पौधा चल रहा है यहाँ पर इसके क्लाइमेट के अंदर या इस ज़मीन के अंदर, उसी प्लांट को मैं फिर रिप्लेस करके इस साल फिर मैंने पौधे चेंज किए हैं। जिसके अंदर मैंने लाल चंदन भी लगाया है, और लाल चंदन के अंदर सर्दी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैंने जितने पौधे लगाए थे उसमें से 90% पौधे अभी सक्सेस है। बहुत अच्छी बात है सर। ये जैसा हम जहाँ पे बैठे मेरे को दिख रहा है कि ये 2 पौधे दिख रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं, और ये दोनों के दोनों चिक्कू के हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि मैं सर के पास कुछ दिन पहले आया था, उस टाइम पे इस पे फ्रूटिंग बड़ी बड़ी हो रखी थी, और मैंने खुद वो चिक्कू खा के देखा, तो शायद स्वादिष्ट चिक्कू मैंने आज तक नहीं खाया था। और सर बता रहे कि 18 साल लगभग इस पौधे को हो गए, और इसी को देखते हुए इन्होंने जो चिक्कू के पौधे वो और लगाए हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पेड़ है जिसके नीचे हम बैठे हैं, इस पे फ्रूटिंग भी बहुत ज्यादा आ रही है। तो सर इसके अलावा अगर बात करें तो मैं कुछ एक देख पा रहा हूँ कि आपने यहाँ पे ये कुछ पोल वगैरह लगा रखे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का आपका काम चल रहा है, ये क्या कुछ आपका प्लान चल रहा है? पहले मैं चीकू के बारे में बताऊं। चीकू जो है 18 साल पुराना हो गया। अभी अप्रोक्सीमेटली इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग है कि अगर एक पौधे के ऊपर अगर फूल आप देखेंगे तो मोर देन 10,000 से ज़्यादा फ्लावरिंग है। और हमने जो चीज़ें यहाँ पर ऑर्गेनिक बना रखी हैं, तो फ्लावरिंग और ज़्यादा कैसे बढ़ानी है, फ्लावरिंग से फ्रूटिंग कैसे कन्वर्ट करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर देसी बनी हुई है, और वो चीज़ कर रहे हैं। इसी का एक मैंने स्प्रे किया था। इसी का कारण है कि एक गुच्छे के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 20-20, 22-22 फ्लावरिंग आ रही हैं, और आप चाहो तो सारे के सारे ये फ्रूट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ फल हम निकाल लेते हैं इसके अंदर से, ताकि पौधे की कैपेसिटी के हिसाब से उसको तैयार किया जाए। और जहाँ तक अभी पॉल्स के बारे में बताया, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि अगर आपने बाग कर लिया है तो आने वाले टाइम में आपके पास 4 से 5 साल के बाद आपके पास मदर प्लांट्स हो जाएंगे, और मदर प्लांट्स अगर आपके पास रेडी हैं तो मेरा नर्सरी के अंदर जाने का प्लान है। और उसके ट्रायल तौर पे मैंने अभी 40 फीट बाई 150 का एक ग्रीन जोन नर्सरी तैयार किया है। उसी का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, जिसके अंदर वेजिटेबल्स के भी
पौधे तैयार किए जाएंगे। और मेरे पास अभी डिमांड जो है वो ड्रम स्टिक की और दूसरे कुछ प्लांट्स हैं उनकी आई हुई है, उसी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ताकि ये नर्सरी जल्दी से तैयार हो जाए और साथ में एक पहले ट्रायल तौर पे भी आ जाए और कुछ पौधे रेडी करके मैं अपने फार्म पे भी लगा पाऊँ। बहुत अच्छा सर। तो सर जो आप बता रहे हो कि आप इस पूरे के पूरे जो आपका फार्म है 7 एकड़ का, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज आप नहीं करते जी। तो जब केमिकल आप यूज नहीं करते तो उसके लिए कोई ना कोई जैविक आपका कोई प्रोडक्ट होगा जो आप यूज करते हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो खाद के तौर पे तो जैसे नॉर्मली अगर हम वाइट जो रूट्स हैं इसको ग्रोथ करने के लिए नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ कि जैसे आपने 2 kg राइस ले लिया, जो सस्ता जो चावल है उस चावल को लीजिए और उस चावल को आप अपने चूल्हे के ऊपर पका लिए। जब वो पूरा पक जाता है तो पकने के बाद उसको उसके अंदर आप गुड़ की मात्रा मिलाइए और बिल्कुल ठंडा होने के ऊपर उसको बिल्कुल पेस्ट कर लीजिए और एक पुराना जो अपना मटका या घड़ा होता है उसके अंदर उसको डाल के और किसी भी फलदार पेड़ के नीचे आधा मटका उसमें डालिए और 7 दिन तक उसको ढक के और मिट्टी से उसको लेप दीजिए। 7 दिन के बाद जब उसको निकालने के बाद उसको मथिए, जैसे नॉर्मल दूध मिलाने वाली मशीन होती है उससे, और फिर 200 लीटर पानी के अंदर आप 200 लीटर पानी डालिए और उसके अंदर वो मटेरियल डाल दीजिए और 2 kg गुड़ डाल दीजिए। अच्छा, ठीक है। और उसको फिर आप पौधे की अंदर ड्रिंचिंग कीजिए। आप एक बार किसी भी पौधे के अंदर वो चीज़ करके देखिए, बहुत ज़बरदस्त वाइट रूट ग्रोथ होती हैं। और जब पौधे की जड़ें अगर सफ़ेद आती हैं और भारी मात्रा में होती हैं तो ऑटोमेटिक पौधा बहुत नीचे से ज़मीन से भोजन उठाना स्टार्ट कर लेता है और अच्छी ग्रोथ लेता है। इसी तरह जैसे फ्लोरिंग के लिए है, फ्लोरिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ, जैसे हमें सडरस रेडी करते हैं तो सडरस के अंदर जैसे अपने पास अभी अपना ओरिजिनल नींबू है, मेरे पास एक नींबू है पिछले 15 साल से। इस नींबू के अंदर करीबन 1.5 से 2 क्विंटल की भारी मात्रा में बारहमासी नींबू है, अभी उसमें फ्रूटिंग आई हुई है। और सडरस अगर आप फ्लोरिंग के लिए लेना है तो आप उसके अंदर क्या है कि 1-3-10 1 किलो आपका गुड़ होगा, 3 किलो आपका फ्रूट होगा और 10 किलो पानी होगा। उसको 90 दिन के लिए आप एयर टाइट करके रख देते हैं और उसके बाद 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं तो आपका फ्लोरिंग के अंदर बहुत अच्छी हेल्प होती है। बहुत अच्छे सर। तो सर हम देख पा रहा हूँ मैं कि यहाँ पे आपने कुछ ड्रम्स यहाँ पे रखे हुए हैं 200-200 लीटर के, तो इनमें सभी के अंदर एक ही प्रकार का प्रोडक्ट है या फिर डिफरेंट है, और क्या क्या प्रोडक्ट आपने इसके अंदर रखे हुए हैं? इनके अंदर क्या है कि सभी के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट है, क्योंकि जैसे हम अगर अपनी भोजन की टेबल के ऊपर अगर बैठेंगे तो वहाँ पर हमें सभी तरह की चीज़ें चाहिए। एक बॉडी को जैसे रिक्वायरमेंट रहती है, इसी तरह पौधे को भी फलने फूलने के लिए और उसको ग्रोथ करने के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जहाँ तक इन ड्रम्स के अंदर जो चीज़ कर रखी है, अभी मैंने जो एक लॉट है सेकंड वाला जो नीमाटोड के लिए मैंने रेडी कर रखा है, इसके अंदर क्या है कि मैं ड्रेंचिंग भी करूँगा और स्प्रे भी करूँगा। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो सर मैं देख पा रहा हूँ कि आपने जो आपकी जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे कुछ अलग अलग प्रकार के पौधे लगा रखे हैं, ये चीज़ के और ये आपने क्यों लगा रखे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। बाउंड्री के अंदर जो है कि एक तो क्या है कि जैसे एफडी हो जाए, इसके अंदर क्या है कि कुछ पौधे हैं वो ऐसे लगा रखे जो आने वाले 15 साल 20 साल के अंदर आपके अच्छे प्लांट हो जाएं, जिससे आपका क्या है कि 2 पर्पज़ हैं लगाने के। एक तो क्या है कि बाहर की जो हवा अंदर एंट्री करती है उसके लिए थोड़ा सा रोकथाम रहे। जहाँ तक नेपियर ग्रास मैंने लगा रखी है उसका मेन पर्पज़ ये है कि एक तो क्या है कि आपकी बाउंड्री के अंदर अच्छी ग्रिप कर ले कि बाहर का जो पानी है वो प्रेशर देके अंदर ना आए, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी हैवी रेन थी जिसकी वजह से कुछ बाउंड्री तोड़ने की कोशिश करी लेकिन वो टाइम पे कंट्रोल कर लिया उसको, तो वो ग्रिप कर ले। सेकंड क्या है कि जैसे कहीं भी पड़ोस के अंदर आपका कोई भी फसल है, आजकल दुनिया भर के कीट पतंग हो रहे हैं तो वो एक हाइट करीब 10 से 12 फीट ले लेती है, तो उसके अंदर क्या है कि आपके फार्म के अंदर वो कीट पतंग रोकने का भी प्रभाव करती है। और फिर भी अगर आपको ये सब चीज़ों के अलावा भी आप इसको कटिंग करके और अपने पशुओं को चारा भी खिला सकते हैं। तो मतलब ये है सर कि जो आपने पूरा ये 7 एकड़ का जो प्लान कर रखा है, ये फिलहाल तो आपने इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन आने वाले समय की अगर हम बात करें तो जो आउटपुट आएगा वो आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। तो इसी के साथ साथ सर मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि आपने जो ये पौधे लगा रखे हैं, इन पौधों को आपको जब आपने ये लगाए तो उस टाइम सरकार की तरफ से कुछ आपको कुछ बेनिफिट मिला है इस चीज़ का? भाई कोई सब्सिडी हो या किसी और प्रकार की आपको कोई सहायता मिली हो? मेरा पूरा जो फार्म है ये पूरा जहाँ तक इरिगेशन का सिस्टम है इसमें पूरे में ड्रिप लगी हुई है। अच्छा। और ड्रिप के लिए जब मैंने गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर तो उसके अंदर करीब 85% मेरे को सब्सिडी मिली आपको? मिली है। और जहाँ तक पौधों की बात है, हॉर्टिकल्चर के अंदर जब मैंने अपनी फाइलें अप्लाई की तो इसके अंदर भी मेरे को
सब्सिडी दिया गया। अच्छा, तो मतलब ये है कि अगर कोई भाई भी चाहे तो, और आपने जिस प्रकार से ऑर्गेनिक फार्म का सेटअप कर रखा है तो वो कर सकता है। एक ऑर्गेनिक फार्म के साथ साथ आपने मल्टी क्रॉप कर रखी है ये। कुछ लोग आगे मल्टी क्रॉप में क्या करते हैं कि सब्जियां हो गई या फिर अपनी अलग प्रकार की फसल हो गई, लेकिन आपने मल्टी क्रॉप में अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स लगा रखे हैं। सर बहुत अच्छी बात है ये कि आपने इस प्रकार का ये जो आपका फार्म है सेटअप किया हुआ है। हाँ, इनकम की बात करें तो इनकम तो मेरे हिसाब से आपको 2 साल लग जाएंगे, तब आपका ये बैकअप आना स्टार्ट होगा इस चीज़ का, यानी कि आउटपुट आपको 2 साल के बाद मिलेगा। ऐसा ही कुछ मानना है सर मेरा, आपका क्या विचार है इस पे? इनकम के लिए जहाँ तक देखो, जब करना स्टार्ट किया है तो मेरे से भी काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए गलत हुई हैं, और जब तक काम नहीं करते हैं तब तक आपका सही और गलत का कोई अंदाज़ा लगता नहीं है, सही बात है। क्योंकि इधर उधर से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब प्रैक्टिकल आप चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं तो प्रैक्टिकल के अंदर ये आपने जो सीखा है या किसी ने बताया उसमें बहुत कुछ फ़र्क होता है। बिल्कुल। इनकम का जो सोर्स है सबसे पहले ये है कि आप अगर बागवानी की तरफ जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आधा एकड़ या 1 एकड़ के आसपास आप अमरूद की तरफ जाएँ। ठीक है। और बाग लगाना एक अलग चीज़ हो गई है। आपका अगर वो शौक है और आप उसको समय दे पाते हैं, कि जैसे नॉर्मली ऑफिस के अंदर अगर नौकरी के लिए जाते हैं तो 8 से 10 घंटे हम लगा करते हैं, 6 घंटे आपको डेली अपने फार्म पे अपने पौधों के साथ देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो साल से जैसे ही आपका 1.5 साल का पौधा हो जाएगा तो अमरूद है आपका सबसे पहले रिटर्न देना स्टार्ट करेगा। बहुत अच्छे। और अच्छी मात्रा के अंदर अच्छी क्वालिटी का अगर आप लगाएंगे, आप इसको 1.5 साल तक केयर रखेंगे तो आपका 1.5 ईयर के बाद इसकी इनकम चालू हो जाएगी। ये इनकम स्टार्ट होते ही जैसे सिट्रस है, धीरे-धीरे आपका सिट्रस का हो जाएगा। और अगर आपके पास पेशेंस है और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आज ट्रेडिशनल फसल से बागवानी एक नंबर की है। बिल्कुल। परेशानी ट्रेडिशनल फसल में आती है, इसमें भी आती है, लेकिन ये है कि इसके अंदर अच्छी इनकम ले सकते हैं। इन बिटवीन ऑफ वही जो आप ट्रेडिशनल फसल के अंदर सरसों लगा रहे हैं, बिल्कुल। गेहूँ लगा रहे हैं या कपास लगा रहे हैं। सर बहुत अच्छा आपका ये जो फार्म है इसका विजिट किया, और साथ में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस-किस प्रकार के पौधे आपने लगा रखे हैं। तो कोई भी भाई अगर चाहे तो ऑर्गेनिक फार्म क्यों नहीं स्टार्ट कर सकता? क्योंकि काफ़ी लोगों के दिमाग में ये विचार आता है कि यूरिया और डीएपी के बिना, यानी कि केमिकल जो हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं उनके बिना हम कोई काम कर नहीं सकते। लेकिन बलवान जी अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल हैं कि जिन्होंने लगभग 3 साल 4 साल हो गए ये पूर्णतः ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं। के लिए धन्यवाद।